Hello students, in our last class we have discussed about the adsorption which is included in the chapter of surface chemistry. The next topic of surface chemistry, that is the catalysis. So what is the catalyst and what is the catalysis? First of all, we have to know the definition. The substances which accelerate the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as the catalyst. कैटलिस्ट का डेफिनेशन हम लोग जानते ही हैं, पहले भी हम लोग रीड कर चुके हैं, तो और एक बार इसको हम लोग रीड करते हैं. दैट इज द सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेलरेट द रेट ऑफ अ chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as the catalyst. For maximum cases catalyst क्या करता है, कोई भी chemical reaction का जो rate है उसको accelerate करता है, मतलब उसको increase करता है, और themselves remain unchanged, मतलब जो हम लोग कैटलिस्ट कोई रिएक्शन यूज कर रहे हैं वो केमिकली अनचेंज रहेगा या क्वांटिटेटिवली, मतलब जो उसका जो अमाउंट था वो सेम रहेगा. यही मेनली कैटलिस्ट का काम है. ठीक है, इसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं. एंड द फेनोमेनन इज नोन एज द कैटलिसिस, और ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग कैटलिसिस बोलते हैं. ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कैटलिस्ट एंड द कैटलिसिस. तो ये तो हम लोग का एक कैटलिस्ट हो गया. इन मैक्सिमम केसेस हम लोग देखते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द रिएक्शन रेट एंड देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, इसके साथ साथ और भी कुछ डेफिनेशन हम लोग को जानना है, जैसे पॉइजन किसको बोलते हैं और प्रोमोटर किसको बोलते हैं. ठीक है, तो प्रोमोटर्स आर सब्सटेंसेस दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट. मतलब जो हम लोग कैटलिस्ट कोई भी केमिकल रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, प्रोमोटर क्या करता है, प्रोमोटर उस कैटलिस्ट का जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है. ठीक है, व्हाइल पॉइजन्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट. और पॉइजन क्या करता है, पॉइजन वो जो केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उसका एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है. तो ये दोनों चीज हो गया. फर्स्ट हम लोग कैटलिस्ट का डेफिनेशन सुने, उसके बाद प्रोमोटर और पॉइजन का जो मैं बात किया. प्रोमोटर मेनली क्या करता है, प्रोमोटर ऐसा एक सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है, और पॉइजन ऐसा सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी को डिक्रीज करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया, एवरीबॉडी विल नो दैट हेबर प्रोसेस, दैट इज N2 plus 3H2 which will give 2NH3, that is ammonia. Molybdenum acts as a promoter for iron which is used as a catalyst. तो ये जो हेबर प्रोसेस है, इस हेबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन है, कैटलिस्ट इज द आयरन. और इसके साथ साथ हम लोग मोलिब्डेनम भी यूज करते हैं, क्योंकि मोलिब्डेनम का काम क्या है, मोलिब्डेनम आयरन जो है, आयरन का एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है, इसीलिए मोलिब्डेनम को हम लोग यहाँ पर प्रोमोटर बोलते हैं, और आयरन इज द कैटलिस्ट फॉर द हेबर प्रोसेस. ठीक है, तो ये हम लोग तीन टर्म मेनली सीखे, कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस, उसके साथ साथ प्रोमोटर एंड द पॉइजन्स. नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, कैटालिसिस जो है इसको हम लोग टू ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट जो है जिसको हम लोग होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं, एंड सेकेंड जो है उसको हम लोग हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द होमोजीनियस कैटालिसिस. तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या है, सपोज मेरा एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे मैं N2 और H2 इसका जो रिएक्शन हो रहा था, N2 यहाँ पर गैस है, H2 यहाँ पर गैस है, जो फॉर्म हो रहा है वो है एमोनिया. एमोनिया भी एक गैस है. ये जो टोटल जो रिएक्शन मैं देख रहा हूँ इसमें रिएक्टेंट जो है दैट आर ऑल्सो गैसेस, और जो फॉर्म हो रहा है दैट इज द प्रोडक्ट, ये भी गैस है. इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
इसका फेज सेम, दैट इज गैस, दैट्स वाई इसको हम लोग होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस का मेन मतलब है ऐसा हम लोग रिएक्शन करेंगे जिस रिएक्शन का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों सेम रहेगा, मतलब दोनों का फेज सॉलिड लिक्विड गैस ये सेम रहेगा। और उसके साथ साथ अनदर थिंग भी हम लोगों को देखना है कि उसमें जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे उसका भी फेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ सेम होना चाहिए। तो हेबर प्रोसेस में हम लोग मेनली आयरन की यूज करते हैं, ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कभी कभी यूज करते हैं। जब नाइट्रस ऑक्साइड हम लोग यूज करेंगे इन हेबर प्रोसेस तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द होमोजेनियस कैटालिसिस। बट जब हम लोग आयरन यूज करेंगे, आयरन इज द सॉलिड, तो उसको हम लोग होमोजेनियस कैटालिसिस नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलेंगे। ठीक, तो होमोजेनियस कैटालिसिस का अगर मैं डेफिनेशन देना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, दैट इज सॉलिड लिक्विड और गैस, द प्रोसेस इज सेड टू बी होमोजेनियस कैटालिसिस। ओके, तो जो हम लोग रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर ये सबका फेज सेम है, दैट इज लिक्विड और गैस है, और उसमें जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे उसका भी अगर फेज सेम हो गया तब उस रिएक्शन को हम लोग होमोजेनियस कैटालिसिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। द फर्स्ट एग्जांपल इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब SO2 उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा विच विल गिव 2SO3 गैस। जो रिएक्शन हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस। तो यहाँ पर देखो तीनों चीज मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है तीनों का फेज सेम है, दैट इज गैस। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ दैट इज आवर NO, तो NO इज ऑल्सो गैस। तो यहाँ पर जितना भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट है सबका फेज सेम है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ दैट इज द एग्जांपल ऑफ द होमोजेनियस कैटालिसिस। और एक एग्जांपल देखो, ये मैं गैस फेज में एक एग्जांपल बोला, अभी एक मैं लिक्विड फेज में एग्जांपल बोलना चाहता हूँ, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज कैटलाइज्ड बाय H+ आयंस फर्निश्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, मिथाइल एसीटेट का। तो मिथाइल एसीटेट दैट इज अ एस्टर व्हिच इज अ लिक्विड। हाइड्रोलिसिस मतलब मुझे वाटर देना है, दैट इज ऑल्सो लिक्विड। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एसिडिक एसिड होगा, दैट शुड बी इन द एक्वस मीडियम, सो दैट इज ऑल्सो लिक्विड। और उसके साथ साथ मिथानॉल जो फॉर्म होगा दैट इज ऑल्सो लिक्विड। और इसमें जो हम लोग कैटालिसिस यूज कर रहे हैं दैट इज ओनली H+, तो HCl अगर मैं यूज करूँ तो HCl भी ये यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो लिक्विड। तो यहाँ पर जितना भी है मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑल आर इन द सेम फेज अलॉन्ग विद द कैटलिस्ट ऑल्सो, उसका भी फेज सेम है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द होमोजेनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो होमोजेनियस कैटालिसिस का मतलब आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में आते हैं। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में मैं चीज बोल रहा था, सपोज जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इसका सपोज फेज सेम है, बट जो कैटलिस्ट यूज करूंगा सपोज उसका फेज अलग है। जैसे अभी मैं हेबर प्रोसेस की बात कर रहा था कि नाइट्रोजन प्लस 3H2 गैस इससे 3NH2 बनता है, तो इसमें तीनों गैसियस फेज में है। बट इसमें जब मैं कोई सॉलिड कैटलिस्ट जैसे आयरन यूज करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अगर इसमें मैं NO गैस यूज करता तो तब वो हो जाता होमोजेनियस कैटालिसिस। बस NO गैस अगर यूज करते तो उसका यील्ड वेरी वेरी लो होता है अमोनिया का, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते। हम लोग मेनली आयरन यूज करते हैं। आयरन यहाँ पर सॉलिड है, बाकी सब चीज गैस है, इसलिए दैट इज द एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। और एक एग्जांपल देखो, जैसे 2SO2 + O2, इससे भी 2SO3 बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो लास्ट एग्जांपल में देखा था यहाँ पर NO जो था गैसियस फेज में था, वो वहाँ पर कैटलिस्ट हो रहा था, बट यहाँ पर मैं प्लैटिनम सॉलिड दे दिया हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्लैटिनम सॉलिड को यूज करूँगा एज अ कैटलिस्ट तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो इसका डेफिनेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका डेफिनेशन लिख सकता हूँ ऐसे,
The catalytic process in which the reactants and the catalyst are in different phases is known as the heterogeneous catalysis. तो जो मैं बात कर रहा था, जो मेरा कैटलिस्ट होगा और जो मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, अगर इसका फेज अलग हो गया तो उसको हम लोग हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जांपल है, एक SO2O2 SO3 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम सॉलिड और नाइट्रोजन 3H2 से अमोनिया बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन सॉलिड। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इन मैक्सिमम केसेस वी आर observed that the maximum reactions are the example of the heterogeneous catalysis. homogeneous catalysis का एग्जाम्पल बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज में मैं आ रहा हूँ, that is known as the modern adsorption theory, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, the modern adsorption theory of heterogeneous catalysis is the combination of intermediate compound formation theory and the old adsorption theory. The catalytic activity is localized on the surface of the catalyst. The mechanism involves 5 steps here. तो यहाँ पर जो modern adsorption theory है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ adsorption कैसे होता है। सपोज गैस मॉलिक्यूल है, वो solid surface में absorb हो रहा है, जस्ट जो सरफेस है, जस्ट उस सरफेस का ऊपरी भाग में ही वो absorb हो रहा है, तो उसको हम लोग adsorption बोलते हैं। तो जब heterogeneous catalyst होगा, सपोज मैं हेबर प्रोसेस का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे उसका रिएक्शन ऊपर में मेरा लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या हो रहा है, सपोज मेरे पास आयरन सॉलिड है, आयरन में रख दिया उसका डस्ट करके, दैट इज द सॉलिड आयरन, और उसके ऊपर से मैं दोनों गैस का मिक्सचर सेंड कर रहा हूँ, दैट इज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो क्या करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो जो आयरन जो सॉलिड है उसका सरफेस में एब्जॉर्ब करेगा। जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तब बोल रहा है, जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है ना। और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो फॉर्म होगा, वो जो मेरा सॉलिड सरफेस था, जो यहाँ पर आयरन है, उस सरफेस में ही वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं। The catalytic activity is localized on the surface of the catalyst. तो यहाँ पर जो 5 steps है उसको मैं एक एक करके बोल रहा हूँ। First of all, number 1, the diffusion of the reactants to the surface of the catalyst, ठीक है। तो यहाँ पर reactant कौन है, N2 और H2 है, तो N2 और H2 का diffusion होगा, कहाँ पर, कहाँ तक जाएगा, diffused होके कहाँ जाएगा, surface of the catalyst, मतलब जो solid surface था, जो यहाँ पर आयरन था, वहाँ पर जाएगा, that is the first step। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जो अभी हम लोग बोल रहे थे, N2 और H2 जो गैस है वो एब्जॉर्ब करेगा ओवर द आयरन सॉलिड, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में है occurrence of the chemical reaction on the catalyst surface through the formation of an intermediate। ये भी मैं बोल रहा था कि N2 और H2 जब एब्जॉर्ब हो जाएगा आयरन सॉलिड में, तब क्या होगा, ये दोनों N2 और H2 अपने से रिएक्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा जो आयरन सॉलिड के ऊपर ही होगा। यही चीज लिखा है कि ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज नंबर 4, दैट इज द डिसॉर्प्शन ऑफ द reaction products from the catalyst surface and thereby making the surface available again for more reaction to occur। तो जब intermediate formation हो गया, जब मेरा product form हो गया, तब क्या करेगा, तब वो डिसॉर्प्शन प्रोसेस देखेंगे, मतलब वो जो आयरन सॉलिड में जो एब्जॉर्ब होके वहाँ पर था, उसका क्या होगा, उसका डिसॉर्प्शन होगा, मतलब वो निकल जाएगा। अगर वो निकल गया तब क्या होगा, तो उसका जो कैटलिस्ट सरफेस है वो फिर से फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद वहाँ पर फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। और जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। मतलब डिसॉर्प्शन के बाद क्या होगा, जो सपोज एमोनिया गैस फॉर्म हो गया आयरन सॉलिड के ऊपर में, तब उसमें डिसॉर्प्शन होगा। डिसॉर्प्शन होने के बाद एमोनिया मॉलिक्यूल जस्ट आयरन सॉलिड के ऊपर रहेगा, बट जब आयरन सॉलिड के जस्ट ऊपर में रहेगा, उसके बाद वो वहाँ से डिफ्यूज कर जाता है थोड़ा दूर में, तब डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस।
तब वो कैटलिस्ट सरफेस से ज़्यादा दूर चला जाता है। तो उसके वजह से हम लोगों को नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन में एमोनिया जो मिल रहा है ये हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, the surface of the catalyst, unlike the inner part of the bulb, has free valences which provide these for chemical forces of attraction. When a gas comes in contact with such a surface, its molecules are held up there due to loss chemical combination. If different molecules are adsorbed side by side, they may react with each other, resulting in the formation of the new molecules. Thus, formed molecules may evaporate, leaving the surface for the fresh reacted molecules. Okay, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट डायग्राम दिखा के इसको दिखाए हैं। सपोज दैट इज आवर कैटलिस्ट सरफेस, यहाँ पर ए और बी, सपोज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एडजॉर्ब होगा। देखो यहाँ पर एडजॉर्ब हो गया है, उसके बाद इसके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, मतलब लाइक एमोनिया हो रहा है। जब ये बॉन्ड बन गया उसके बाद ये डिसॉर्प्शन हो जाएगा, डिसॉर्प्शन के बाद ये अलग हो गया और ये डिफ्यूज होकर बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द मेन मैकेनिज्म इन केस ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। ओके, तो इसके बाद जो है दैट इज द selective catalysis of zeolites, that is the another topic। तो इसका जो नाम है इसमें देखो, इसमें लिखा है that is the shape selective catalysis। इसका मतलब क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा इन डिटेल्स फर्स्ट रीड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स is called shape selective catalysis. Okay, the zeolites are good shape selective catalysts because of their honeycomb like structures. They are microporous aluminosilicates with three-dimensional networks of silicates in which some silicon atoms are replaced by aluminium atoms, giving AlOSi framework. तो यहाँ पर जो मैं बात करना चाहता हूँ, ऐसे भी कुछ कैटलिस्ट होता है जिसका पोर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो पोर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके उसके ऊपर रिएक्शन होता है। सपोज मैं N2 और H2 को जो मैं बात कर रहा था, N2 का जो रेडियाई होगा या उसका जो डायमीटर होगा और हाइड्रोजन का जो डायमीटर होगा, ये दोनों डायमीटर आयरन सरफेस में इजीली एब्जॉर्ब करे जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ कैटलिसिस है जिसका पोर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पोर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके ही उसके ऊपर उसका रिएक्शन होता है। तो ऐसा ये जो पोर स्ट्रक्चर डिपेंडेंट जो कैटलिस्ट है, इसका एक एग्जांपल है दैट इज द जियोलाइट्स। तो द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है, एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस। तो जियोलाइट्स आर गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका जो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे जियोलाइट्स का, तो उसमें हम लोग हनीकॉम्ब मतलब जस्ट लाइक बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ऐसा उसका पोर साइज होता है। और इसका पोर साइज ऐसे होने के कारण उसके पास जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आता है तो उसमें इजीली एब्जॉर्ब कर जाता है। तो ये जो जियोलाइट्स है ये एक्चुअली क्या है, दैट इज द माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। इसको हम लोग, इसके अंदर माइक्रोपोर रहता है जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। तो इसमें क्या है, दैट इज द माइक्रोपोरस होता है और ये एक्चुअली एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। इसीलिए इसमें इसका जो फ्रेमवर्क होता है, मतलब जिससे ये बनता है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये टोटल एक फ्रेमवर्क रहता है इन द जियोलाइट्स। The reactions taking place in zeolites depend upon the size and shape of reactant and product molecules as well as upon the pores and cavities of the zeolite। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है क्योंकि इसके ऊपर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है उसका क्या होता है, वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट। अगर साइज और शेप ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इसके साथ ये जियोलाइट का जो पोर है, ठीक है, जियोलाइट का जो पोर है ये अगर मैच कर जाता है तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ उसके ऊपर ये रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जियोलाइट का जो पोर एंड कैविटीज है उसके साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का साइज और शेप अगर मैच करता है तभी रिएक्शन होता है, अदरवाइज नॉट।
So they are found in nature as well as synthesized for the catalytic selectivity. तो इसीलिए हम लोग जियोलाइट को बहुत जगह पर यूज करते हैं, इसको हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं या इसको हम लोग नेचर से भी फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस ऑफ द जियोलाइट। जियोलाइट्स मेनली क्या है, दैट इज द माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट, जहाँ पर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ माइक्रोपोर्स रहता है जिसके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते रहता है और रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट्स इन petrochemical industries for cracking of hydrocarbons and isomerization। तो जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, इस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जब क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है या आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, वहाँ पर जियोलाइट्स का काफ़ी यूज़ हम लोग देखते हैं। An important zeolite catalyst used in the petroleum industry is known as the ZSM5, ठीक है, उसको हम लोग ZSM5 बोलते हैं। दैट इज वाइडली यूज्ड self selective zeolite catalyst which is mainly used in the petroleum industry, which converts alcohols directly into gasoline or petrol by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbons, ठीक है। तो ये मेनली क्या काम करता है, इट कन्वर्ट्स अल्कोहल्स डायरेक्टली इनटू गैसोलीन में बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है व्हिच इज नोन एज द सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस ऑफ। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आऊँगा, कैटालिस्ट के अंदर ही है, दैट इज नोन एज द एंजाइम कैटालिसिस। तो कैटालिसिस का डेफिनेशन तो हम लोग जानते ही है, बट एंजाइम एक्चुअली क्या है। एंजाइम्स आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास and form colloidal solutions in water. They are very effective catalysts and they catalyze numerous reactions, especially those connected with natural processes to maintain the life process of animals and plants are catalyzed by enzymes. The enzymes are thus termed as biochemical catalysts. Okay? तो ये जो एंजाइम जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो ह्यूमन बॉडी में बोलो या प्लांट्स में, इसके यूज़ हम लोग देखते हैं। कैसे ये यूज़ करते हैं, सपोज कोई एक रिएक्शन हम लोग का बॉडी में हो रहा है या प्लांट में हो रहा है, तो वहाँ पर एंजाइम जाके जस्ट कैटालिस्ट के तरह काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग एंजाइम कैटालाइसिस बोलते हैं और इसको हम लोग बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वर्शन ऑफ द केन शुगर। केन शुगर हम लोग जानते हैं, केन शुगर का मतलब दैट इज एक्चुअली सुक्रोज। तो दैट इज C12H22O11 दैट इन aqueous medium when it will react with water and liquid in presence of invertase enzyme, it forms ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दैट इज C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजाइम जो मैं एंजाइम का बात कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज द इन्वर्टेज एंजाइम। तो ये जो इन्वर्टेज एंजाइम है, ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट्स द केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन्वर्टेज दैट इज एक्चुअली एंजाइम, और एंजाइम मतलब दैट इज आवर प्रोटीन मॉलिक्यूल, बट ये जो एंजाइम यहाँ पर है दैट इज इन्वर्टेज, ये क्या कर रहा है, ये जो रिएक्शन को ये कैटलाइज कर रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग एंजाइम कैटालिसिस बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 इनटू इथाइल अल्कोहल। द zymes एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड CO2। ये भी जो रिएक्शन है दैट इज C6H12O6 दैट इज अवर ग्लूकोज, इसमें अगर मैं zymes एंजाइम यूज किया तो ये भी C2H5O इथेनॉल और CO2 में फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाइमेज में यूज कर रहा हूँ दैट इज एक्चुअली एंजाइम, और एंजाइम तो है और उसके साथ साथ ये कैटालिस्ट का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 3, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2। तो ये जो रिएक्शन है, सपोज मेरे पास यूरिया है दैट इज NH2CH2, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इट विल फॉर्म अमोनिया एंड CO2, बट ये रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन रेट को और इंक्रीज करने के लिए हम लोग
एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, दैट कैटलिस्ट इज द यूरियस, इसको हम लोग यूरियस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यूरियस इज एंजाइम, तो इसीलिए इसको हम लोग एंजाइम कैटलिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में एंजाइम कैटलिसिस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो एंजाइम कैटलिस्ट है दे आर हाईली एफिशिएंट। द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंट ऑब्वियसली एफिशिएंट तो होगा ही, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसका एफिशिएंसी है इसीलिए उस रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एंजाइम कैटलिस्ट जो है दे आर मोस्ट हाईली एफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सपोज अभी तक जो हम लोग देख रहे थे सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन रहा था, उसमें हम लोग इन्वर्टेज यूज कर रहे थे, या ग्लूकोज से इथेनॉल CO2 बन रहा था, उसमें हम लोग जाइनेज यूज कर रहे थे। तो ये जो एंजाइम है इसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। जाइनेज वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ इथेनॉल से मतलब वो सिर्फ ग्लूकोज से इथेनॉल ही बना सकता है। ऐसा नहीं कि मैं उसमें और कोई यूरियस दे दिया या कोई इन्वर्टेज दे दिया, ये चीज नहीं होगा। तो इसीलिए ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक। नंबर 3, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। द एंजाइम जो हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट, दे आर हाईली एक्टिव under optimum temperature. The rate of an enzyme reaction becomes maximum at a definite temperature called the optimum temperature. So that is also important, क्योंकि human body जो है उसका एक particular temperature है, उस particular temperature में ही हम लोग का body का जितना भी enzyme है वो catalyst की तरह काम कर रहा है, और उस temperature को हम लोग optimum temperature बोल सकते हैं। Next, the next point that is they are highly active under optimum pH. तो टेम्परेचर तो है ही, उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर पीएच भी होना चाहिए। हम लोग का बॉडी के वेरियस पार्ट का जो पीएच है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग देखते हैं हम लोग का बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन में पीएच का वैल्यू 5 से 7 के अंदर रहता है, एक्सेप्ट और स्टोमैक जहाँ पर उसका पीएच का वैल्यू 1 होता है। तो इसीलिए जहाँ पीएच का वैल्यू जैसा है उसके हिसाब से ये जो एंजाइम है वो भी काम करता है, इसीलिए दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। तो पीएच एंड टेम्परेचर बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम कैटलिसिस। नेक्स्ट नंबर 5, दैट इज इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। जैसे हम लोग देख रहे थे कि कैटलिस्ट का एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या दे रहे थे, हम लोग प्रोमोटर दे रहे थे, और उसका एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हम लोग कुछ पॉइजन यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही है, द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच इज नोन एज द कोएंजाइम्स। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर है ये इसको ही हम लोग यहाँ पर कोएंजाइम्स बोलते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन अ स्मॉल नॉन प्रोटीन दैट इज विटामिन इज प्रेजेंट अलोंग विद एन एंजाइम द कैटालिटिक एक्टिविटी इज एनहांस कंसिडरेबली, ठीक है। तो जो हम लोग का एंजाइम है उसमें अगर कोई एक नॉन प्रोटीन पार्ट, फॉर एग्जांपल विटामिन है जो एक्चुअली यहाँ पर कोएंजाइम है, अगर ये ऐड किया हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं कि उस एंजाइम का एक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो activators are generally metal ions. These metal ions, when quickly bonded to enzyme molecules, increase their catalytic activity. Amylase, in presence of NaCl ion, मतलब Na+ ions, are catalytically very active. तो ऐसे ही एक एंजाइम है, that is amylase, इसका एक्टिविटी कब इंक्रीज होता है, जब उसके साथ Na+ ion रहता है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ऐसा भी कुछ एंजाइम है जिसके साथ जब विटामिन रहता है तब उसका एक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो जो एक्टिविटी मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को जो इंक्रीज कर रहे हैं उसको हम लोग कोएंजाइम बोलते हैं, और इसको हम लोग एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं। और इसके बाद द लास्ट पॉइंट दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। तो यहाँ पर भी कैटालाइटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए इनहिबिटर एंड पॉइजन रहता है। तो लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट्स, एंजाइम्स आर आल्सो इनहिबिटेड और poisoned by the presence of certain substances. The use of many drugs is related to their action as enzyme inhibitors in the body. तो हम लोग इतना जो ड्रग्स वगैरह जो भी हम लोग लेते हैं एज मेडिसिन, ये एक्चुअली क्या करता है, ये एंजाइम का जो काम है उसको इनहिबिट करते हैं, तो इसीलिए वो इसको हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं फॉर द एंजाइमेटिक
action. ओके, तो हम लोग आज के क्लास यहाँ पर कंप्लीट करना चाहते हैं. हम लोग आज क्या किए, मेनली कैटलिस्ट का डेफिनेशन दिखा है. उसके बाद हम लोग देखे कि प्रोमोटर क्या है, पॉइजन क्या है, उसका एक्टिविटी क्या है. उसके बाद होमोजीनियस कैटलिसिस, हेटेरोजीनियस कैटलिसिस के बाद की उसके बाद सेल्फ सिलेक्टिव जो कैटलिस्ट होता है जैसे जियोलाइट, उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ZSM5, इसके बारे में डिस्कस किया. एंड फाइनली हम लोग ये भी डिस्कस किए कि हम लोग के ह्यूमन बॉडी या प्लांट के अंदर भी जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें भी कैटलिस्ट काम करता है. बट यहाँ पर कोई सिंपल कैटलिस्ट नहीं रहता है, इसमें हम लोग एंजाइम को देखते हैं, इसीलिए उसको हम लोग एंजाइम कैटलिस्ट भी बोलते हैं. और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हम लोग देखे हैं कि ये जो एंजाइम्स होता है इसका जो कैटालिटिक एक्टिविटी है ये पर्टिकुलर एक pH में होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होता है, ये स्पेसिफिक होता है, हाईली एफिशिएंट होता है. और इसका जो एक्टिविटी है इसको हम लोग इंक्रीज करा सकते हैं बाय यूजिंग द एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स, और इसको हम लोग डिक्रीज करा सकते हैं बाय यूजिंग द इनहिबिटर्स. ओके, तो इन आवर नेक्स्ट क्लास I will discuss the last part of the surface chemistry, which is the colloids. Okay.